नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक होता है जो न सिर्फ ज्योग्राफी से जुड़ता है बल्कि आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है, यानी कि विज्ञान में भी आप इसको देख सकते हैं। और आप एक चीज आज से याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता था तो, कि ऐसे कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर जो आपको कई अलग अलग विषयों में देखने को मिलते हैं, उसको हम किसी एक विषय का नहीं मान सकते, एक सब्जेक्ट का नहीं मान सकते। उसको हम पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं, यानी ईवीएस के अंतर्गत रखते हैं, जिसको इन्वायरमेंटल साइंस भी हम लोग कह सकते हैं। होता क्या है कि पर्यावरण का जो अभी तक का पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, वो केवल आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या फिर आपको यूपीएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में देखने को मिलता था। लेकिन अब हाल ही के जब कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, इसका क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं उसका तरीका बढ़ाया गया है, तो उसमें पर्यावरण के भी बहुत सारे चैप्टर को डाल दिया गया है। और पर्यावरण में पारिस्थितिकी वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले इसका हम अध्ययन करेंगे और जानते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी जीवधारी का या किसी भी जीव का उसके वातावरण के साथ एक संबंध होता है। यही जो संबंध होता है ना दोस्तों, इसी संबंध को ही हम लोग इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हम सभी एक जीव हैं। हमारा हमारे पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, हमारे वातावरण के साथ जो सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जो सीधा संबंध है, उसको हम लोग पारिस्थितिकी कह सकते हैं। तो ये पारिस्थितिकी का परिभाषा है जो आपको जानना चाहिए, रटना नहीं है, आपको समझते चलना है। अब सबसे पहले जानते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, 1864-65 में किया था। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन विस्तार से इसका अध्ययन इसने नहीं कर पाया, ने विस्तार से इसका अध्ययन नहीं कर पाया। और ठीक एक साल के बाद अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक है। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, 1865-66 में पारिस्थितिकी का विस्तार से अध्ययन किया। तो बताया कि पारिस्थितिकी अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है। पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो अपने आप में एक पारिस्थितिकी है। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिकी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो पारिस्थितिकी शब्द अलग है और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आइए हम ये भी जान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसको जानिए आप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। ये पारिस्थितिकी का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे पूरी की पूरी पृथ्वी क्या है, अपने आप में एक पारिस्थितिकी है, सही है, पारिस्थितिकी है, आपने देखा। अब हम लोगों ने हेडिंग किया है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत अंतर है। पारिस्थितिकी मीन्स यहाँ पे इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी का एक भाग है। होता क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी जब अपने आप में एक पारिस्थितिकी है। अब पूरी की पूरी पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे महासागर हैं। 5 महासागर आप पढ़ेंगे, इसमें से 4 मान्यता प्राप्त हैं। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों के राज्य हैं। तो उन सभी को अगर एक एक करके हम अध्ययन में लाएं तो हम कहेंगे कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। जैसे अटलांटिक महासागर का मैंने नाम ले लिया, मैंने प्रशांत महासागर का नाम ले लिया। तो ये सब अपने आप में एक एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ चीजें और जान लीजिए आप कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अभी तक जो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, सबसे स्थिर और दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, वो महासागर है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किसने किया,
सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो एजी टांसले। एजी टांसले को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, यानी कि इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो एजी टांसले साहब ने 1935 में एजी टांसले साहब ने पारिस्थितिकी का विस्तार से अध्ययन किया और बताया कि प्रत्येक जीव अपने अनुकूलित वातावरण में ही सीधा संबंध रख सकता है। अब देखिए, इस परिभाषा को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि किसी जीव का उसके वातावरण के साथ सीधा संबंध ही पारिस्थितिकी होता है। आप बताइए, हम लोग जलीय जीव है कि स्थलीय जीव है? तो हम लोग अब आसानी से बोलोगे कि जो एक मनुष्य है, मनुष्य स्थलीय जीव है। अगर हमको जल में रहने के लिए कह दिया जाए तो क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर एक मछली को उठा करके स्थल पर रख दिया जाए तो क्या वो रह सकती है? नहीं रह सकती। पक्षियों को हमेशा कह दिया जाए जमीन पर रहने के लिए तो क्या वो रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सबके लिए उसका अपना अपना अनुकूलित वातावरण होता है। तो किसी भी जीवधारी का उसके अनुकूलित वातावरण के साथ जो सीधा संबंध होता है, और किसी छोटे सा हिस्सा जो उसका एक बेहतर अनुकूल वातावरण बनाता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। ये नहीं कि हम कह दिए कि मैं एक जीव हूं और हमारा किसी भी वातावरण के साथ सीधा संबंध जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। ये गलत हो जाएगा। वो तो पारिस्थितिकी की परिभाषा है। हमारे लिए हमारा अनुकूलित वातावरण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, और हमारे लिए किसी भी प्रकार का वातावरण, कहीं भी गए हम, वहां से जो हमारा रिलेशन बना, वहां के वातावरण से हमारा रिलेशन बना, कुछ देर के लिए तो हम पानी में भी तैराकी कर लेते हैं, इसका मतलब एक कतई नहीं हो जाएगा वो हमारे लिए एक इकोसिस्टम का काम करेगा। वो हमारे लिए इकोलॉजी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इकोसिस्टम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज को आपको समझना होगा। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक चीज और जान लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के भारतीय जनक कौन है बाबू? तो पारिस्थितिकी तंत्र के भारतीय जनक हैं रामदेव मिश्र। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? बहुत सारे लोग एजी टांसले मार देते हैं, तो विश्व पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं। तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक हैं रामदेव मिश्र। याद रखिएगा, विश्व पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले। कुछ लोग पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में कंफ्यूज होकर के अर्नेस्ट हैकेल या एजी टांसले मार के चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि खाली पारिस्थितिकी की बात करेगा तो अर्नेस्ट हैकेल, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो एजी टांसले साहब है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है। पारी ये वाला शब्द उठा लिया जाता है, इतने को छोड़ करके तंत्र को जोड़ दिया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहते हैं। अब है क्या, किसी भी जीवधारी का उसके अनुकूलित वातावरण के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो ये अब याद रखिएगा, यहाँ पे अनुकूलित वातावरण। दूसरी चीज, यहाँ पे एक लाइन और पढ़ा लेना है आपको कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी का एक लघु रूप होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो सागर या महासागर है। दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है तो मेरी बातों को सुन करके आप नोट कर लीजिएगा। बाकी एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ इसको। देखिए, पारिस्थितिकी क्या है? तो किसी भी जीव का वातावरण के साथ सीधा संबंध पारिस्थितिकी है। शब्द का प्रयोग रेटर ने किया 1864 में, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल को इसका जनक माना जाता है। इन्होंने विस्तार से इसका अध्ययन किया था। पारिस्थितिकी अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है, पूरी की पूरी पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिकी है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र इसका एक लघु रूप है। एजी टांसले साहब ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का अध्ययन किया था। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक के रूप में रामदेव मिश्र को जाना जाता है। अगली चीज, इसको पारितंत्र कहा जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। जीव का
उसके अनुकूलित वातावरण के साथ जो सीधा संबंध होता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा खुले प्रकार का होना चाहिए। खुले प्रकार का मतलब ये स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी जीवधारी को अगर आपने कैद किया है, बंधक बनाया है या पालतू जानवर बना के उसको आप उसका भोजन पानी दे रहे हैं, तो उसके लिए वो खुला पारितंत्र या स्वतंत्र पारितंत्र कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज को आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप किसी कुत्ते को अपने घर पे पाले हुए हैं, उसको हमेशा बांध के रखते हैं, या किसी तोते को या किसी कबूतर को आपने पाला हुआ है, उसको आप पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, वहीं पे उसके लिए दाना दूध जो जिसका भी आप वहां पे उसका भोजन अवेलेबल उसको करा पाते हैं। उसके लिए भोजन भले उसको मिल जाता है, पानी दूध उसको भले मिल जाता है, लेकिन उसके लिए वो कतई भी खुला पारितंत्र या स्वतंत्र पारितंत्र नहीं हो सकता। तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे मुख्य व्यवस्था जो होनी चाहिए वो ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक जीव स्वतंत्र होना चाहिए, वो अपने आधार पर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर कोई जीव किसी दूसरे जीव से बंधा हुआ है तो उसके लिए वो पारिस्थितिकी तंत्र कभी भी पारिस्थितिकी तंत्र के शुद्धता के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पारितंत्र और पारिस्थितिकी दोनों समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हेडिंग अगली हुई आपकी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के घटक या पारितंत्र के घटक। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। पहले को हम लोग बोलेंगे जैविक घटक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अजैविक घटक। अब दोस्तों यहाँ पे जैविक घटक को हम लोग कई रूपों में बांट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जैविक घटक में हम लोगों को पढ़ना है उत्पादकों के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे या वृक्ष आते हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां आती हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम लोग उत्पादकों के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं उपभोक्ता, कंपोजर, प्रोड्यूसर, कंपोजर। इंग्लिश में उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर और उपभोक्ता को बोलते हैं कंपोजर। याद रखिएगा इस चीज को। और उपभोक्ता को हम लोग तीन अलग अलग भागों में बांट देते हैं। दोस्तों ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये आपको पिरामिड अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, तो वहां पे इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में पहला प्राथमिक उपभोक्ता पढ़ेंगे दोस्तों, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंपोजर। अब सेकेंडरी कंपोजर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो ये हमको तीन रूपों में बांट करके इसको पढ़ना है, उपभोक्ता को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या वास्तव में ये। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के शाकाहारी जीव आते हैं, शाकाहारी परपोषी जीव आते हैं, जैसे कि बकरी हो गया, इसमें हिरन हो गया, खरगोश हो गए, इन सभी शाकाहारी जीवों को, गाय वगैरह, इनको प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत हम सभी हो जाते हैं, मैं तो नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के सर्वाहारी जीव आते हैं। इसमें सर्वाहारी जीवों को रखा जाता है जो मांस भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं। तो ऐसे जीव जो सर्वाहारी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता में आप लोग पढ़ लेंगे। सर्वाहारी जीव
और प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के शाकाहारी जीवों को रखा जाता है दोस्तों। तो इस चीज को आप समझिएगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका जो जैविक घटक में जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरे प्रकार को कहते हैं डीकंपोजर यानी अपघटक। देखिए, प्रोड्यूसर, कंपोजर, डीकंपोजर, अपघटक। अपघटकों के अंतर्गत हम लोग कई बड़े जीवों को भी देखते हैं। इसमें चील आ गया, इसमें गिद्ध आ जाते हैं, इसमें कवक, जीवाणु, दीमक, लकड़ी में रहने वाले वो कीड़े कौन से होते हैं भैया? सफेद सफेद व्हाइट कलर में, जो लकड़ी को एकदम, जैसे लकड़ी की जो फाइबर की चीजें बनती हैं उसको, उसमें तो दीमक लग जाते हैं, लेकिन लकड़ी, ठोस लकड़ी जो होती है उसको अंदर से अजीबोगरीब आवाज निकाल के लकड़ी को अंदर चल के लकड़ी को एक पाउडर के रूप में बना करके नीचे गिराने का काम करते हैं। उनको टाणे बोलते हैं, शायद टाणे ही बोलते हैं, हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में उसको टाणा बोलते हैं। तो वो कीड़े भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, अपघटकों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अपघटक ऐसे जीव होते हैं दोस्तों जिनको सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि इन्हें सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इन अपघटकों को यानी डीकंपोजर को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवधारियों के कटे, सड़े या फिर मरे हुए शरीर से, वहां के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको मृदा में बदल देते हैं। मृदा, ऐसी मृदा जो इनके द्वारा निर्मित होकर के प्राप्त होती है, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। तो उर्वरकता बढ़ती है तो वहां पे मिट्टी की अगर उर्वरकता बढ़ेगी, मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी, तो आपको भी पता है फिर वहां पे पेड़ पौधे अत्यधिक जन्मेंगे। फिर एक क्रिया लगातार चलती रहती है। देखो, पेड़ पौधों को खाया शाकाहारी में चलो मैंने डाल दिया यहाँ पे बकरी। अब बकरी को खाया मनुष्य ने, ठीक है। अभी देखिएगा एक सर्कल बनता है, और ये सर्कल लगातार चलता रहता है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन चलता रहता है। जिस दिन ये अस्त व्यस्त हुआ, उस दिन समझिएगा पृथ्वी से जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, संकटमय हो जाएगा। तो मनुष्य सर्वाहारी, बकरी को मनुष्य ने खाया। अब मनुष्य या फिर सर्वाहारी में तो बहुत सारे जीव आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी आ जाते हैं या बहुत सारे जीव। अब उस मनुष्य को मान लीजिए शेर या बाघ, शेर ने खा लिया। शेर भी तो कभी ना कभी मरेगा, उसकी भी एक आयु सीमा होती है। शेर भी मर गया या कोई और जीव मर गया। इन सभी जीवों को, मृत शरीर को खाने का काम करते हैं चील गिद्ध। और जैसे मान लो रेगिस्तानी एरिया में कोई मरा तो चील गिद्ध खा ली, लेकिन सामान्य स्थानों पे मरा, दफनाए गए जो भी लाश होती है, या फिर बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं दफनाया जाता, जो कट वगैरह के मरे होते हैं, एक्सीडेंटल केस में मरे होते हैं, पड़े रहते हैं कहीं, जैसे कुत्ते बिल्ली को ले लो। मनुष्य केवल मरता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। लेकिन प्रकृति में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में जीव वो मरते हैं, तो क्या होता है, पेड़ पौधों की सड़ी गली जो वनस्पतियां होती हैं उनका क्या होता है, उनको ही बैक्टीरिया, यही कवक सब उनको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इनके मल मूत्र से या इस अपघटकों के मरने से जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, मृदा की जिस प्रकार से उर्वरकता बढ़ती है, उसी उर्वरक मिट्टी में पुनः निर्माण होता है इन पेड़ पौधों का। अब देखो, फिर पेड़ पौधों को खाया बकरी ने, फिर से बकरी को खाया मनुष्य ने, ये क्रिया हुई। जीवाणुओं ने क्या किया, उनको सफाई कर दिया, इसलिए उनको सफाई कर्मचारी कहा गया था। यानी कि सड़े गले पदार्थों को उन्होंने सफाई कर दिया। आप देखते हो कि जहां कोई जीव मरा होता है वहां हजारों की संख्या में बैक्टीरिया या कीड़े लगे होते हैं। उन कीड़ों को ही सफाई कर्मचारी या अपघटक कहा जाता है, जो कि किसी मरे हुए जीव के लाश पर या उसके शरीर पर बैठ करके वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको मिट्टी में मिलाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, पुनः मिट्टी में नए पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। तो ये सर्कल बार बार चलता रहता है। इसीलिए अपघटकों को हम मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी के अंतर्गत देखते हैं। प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण जीवों में
पादप तो होते ही है, लेकिन पादपों के बाद अपघटकों का नंबर आता है। ये सभी तो प्रकृति का नुकसान करने के लिए ही मात्र बने हुए हैं। अगर आप इसमें छोड़ दें शाकाहारी को, तो बाकी सर्वाहारी मांसाहारी तो प्रकृति का नुकसान करने के लिए ही बने हुए हैं, तो आप ही जानते हो। इसमें सबसे खतरनाक प्राणी जो है वो मनुष्य। इस चीज को समझ लेगा, इस चीज को आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अजैविक घटक को थोड़ा समझ लेते हैं। अजैविक घटक को दो रूपों में बांट करके पढ़ा जाता है दोस्तों। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। अब कार्बनिक रूपों में हम लोग प्रोटीन को रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को रख सकते हैं, वसा को रख सकते हैं, विटामिन को रख सकते हैं। जबकि अकार्बनिक में जल, मृदा, पर्वत, पृथ्वी पे अलग अलग रूपों में जो हमको अकार्बनिक चीजें प्राप्त होती है, बहुत सारी हमारे आसपास बहुत सारी अकार्बनिक चीजें हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। मृदा, जल, पर्वत, ये सब तो अकार्बनिक ही है। कार्बनिक वस्तुओं में जो हमारा मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ होता है, काले जितनी भी चीजें होती हैं, कोयला वगैरह, ये सब कार्बनिक चीजों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो दोस्तों इसको बहुत मुख्य रूप से हमको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि अजैविक घटक को कार्बनिक और कार्बनिक रूपों में बांटा जाता है। मेनली आपको जो लेके चलना है वो जैविक घटक को लेके चलना है। उत्पादक, उपभोक्ता और घटक को इसमें बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। अगले क्लास में हम लोग आहार श्रृंखला पढ़ेंगे, ऊर्जा का पिरामिड पढ़ेंगे, खाद्य जाल वगैरह पढ़ेंगे। तो हाँ, अगर आपको ये जैविक घटक के बारे में कंप्लीटली नॉलेज है तो बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।